रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए, रही माँ जुड़े गांठ पड़ जाए। अब्दुल रहीम खाने खाना, जिन्हें हिंदुस्तान का हर तालिबे इल्म रहीम के नाम से जानता है, उनके कुछ न कुछ दोहे भी अक्सर लोगों ने जरूर सुन रखे हैं, लेकिन उनके दोहे गुनगुनाते हुए कम लोगों को ये याद आता होगा कि रहीम अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे। अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत के आलिम थे और शायर भी, जिन्होंने इन सब जबानों में शायरी की, तर्जुमे किए और किताबें लिखी। ये बात थोड़ी अटपटी लगती है कि दरबार के तुज़्को एहतशाम से वाबस्ता शहजादों की तरह परवरिश पाने वाला रहीम आखिर अवामी शायर कैसे बन गया? कौन सी तहजीब और कौन सी अक़दार थी जिसने अब्दुल रहीम खाने खाना के ज़हन को ऐशो आसाइश नहीं, इक़्तिदार के गुरूर नहीं, बल्कि इंसानी औसाफ, साले माशरे की आला अक़दार और वसीउल मशरबी के तसव्वुर पर मरकूज कर दिया। दरअसल रहीम का अहद ही ऐसा था जिसमें भक्ति और तसव्वुफ गोया हिंदुस्तान की फजा में घुल चुके थे। क्या बादशाह और क्या फकीर, हर एक के सामने इंसान और समाज की फलाह और बहबूद का एक तसव्वुर था। खुद शहंशाह अकबर ने मजहबों के फासलों को कम करने के लिए बेहतरीन अक़दार पर मबनी दीन इलाही शुरू किया। दरबार में वसीउल मशरबी और रवादारी का दौर दौरा था। मुख्तलिफ मज़ाहिब की बेहतर तफहीम के लिए मजहबी सहीफों के तर्जुमे कराए जा रहे थे, और दूसरी तरफ कबीर की रिवायत थी जो मजहबों की जाहिर परस्ती, रस्म रिवाज और जात पात के निजाम के खिलाफ बहुत तवाना आवाज बन चुकी थी। रहीम की शख्सियत और शायरी दरअसल उसी माहौल की तजसीम कही जा सकती है। रहीम अकबर के अतालिक और सरपरस्त बैरम खां के बेटे थे। बैरम खां का ताल्लुक तातार कबीले से था और वो बदख्शां का बाशिंदा था। बैरम खां ने 16 बरस की उम्र में बाबर के यहाँ मुलाजमत की और वक्त गुजरने के साथ वो तरक्की पाता गया। बाबर के बाद वो हुमायूं का वफादार साथी रहा और हुमायूं की हादसाती मौत के बाद अकबर का सरपरस्त बना। शेरशाह और हुमायूं की जंगों में वो बड़ी बहादुरी से लड़ा, और जब हुमायूं को शिकस्त खाकर भागना पड़ा तो ये बैरम खां की दानिशमंदी और हिकमत अमली ही थी कि फारिस का शाह हुमायूं की मदद को आगे आया और हिंदुस्तान में मुगल हुकूमत के दोबारा कयाम में उसने फौजी मदद दी। मारूफ मुअर्रिख बदायूनी ने लिखा है कि बैरम खां की सूझबूझ से ही हुमायूं सन 1555 ईस्वी में दोबारा हिंदुस्तान का बादशाह बना। बेहतरीन सालार और दानिशमंद वजीर होने के साथ साथ बैरम खां फनकारों का कदरदान और सरपरस्त भी था। उसके ये औसाफ अकबर और रहीम की तरबियत का अहम जुज़्व बने। अब्दुल रहीम खाने खाना की मां मेवात के राजपूत हुक्मरान जमाल खां की दूसरी बेटी थी, जिनसे शादी के वक्त बैरम खां की उम्र 60 बरस थी। ये शादी हुमायूं ने हिंदुस्तान में अपनी जड़ें मजबूत करने की हिकमत अमली के तहत कराई थी, जबकि जमाल खां की बड़ी बेटी से खुद हुमायूं ने शादी की थी। शादी के 1 बरस बाद अब्दुल रहीम खाने खाना पैदा हुआ। बैरम खां को अपने पहले और वाहिद बेटे की पैदाइश की खबर महाज पर मिली जब वो 9 उम्र अकबर को साथ लेकर लाहौर में सूर खानदान के साथ जंग में उलझा हुआ था। जाहिर है इस उम्र में अपने जानशीन की पैदाइश की खबर बैरम खां के लिए गैर मामूली मसरत का बाइस बनी। रहीम की परवरिश बड़े नाजो नाम से होने लगी। उनके वालिद 9 उम्र बादशाह अकबर के सरपरस्त और हुकूमत का सबसे ताकतवर सुतून थे। बैरम खां ने भी अपनी हैसियत से कुछ हद तक तजावुज किया और अकबर उससे नाराज हो गया। नाचाकी इस कदर बढ़ी कि बैरम खां ने बगावत कर दी, जिसे कुचल दिया गया। लेकिन अकबर एक नरम दिल बादशाह था। बैरम खां की खिदमत और वाबस्तगी का लिहाज करते हुए उसको मुआफ कर दिया और फिर बैरम खां की ख्वाहिश पर उसके मक्का के सफर का एहतमाम किया। लेकिन अहले खाना के साथ सफर की राह में पाटन के मुकाम पर एक पठान मुबारक लोहानी ने किसी जाती रंजिश के सबब उसका खात्मा कर दिया।
उस वक्त रहीम 5 बरस का था। बैरम खां के वफादार साथी बड़ी मुश्किलात और खतरात के साए में रहीम और उसके बकिया घर वालों को बचाकर गुजरात ले आए। 4 महीने अहमदाबाद में गुजारने के बाद बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अकबर के पास आगरा लौटने का फैसला किया। इस दौरान अकबर को उन पर टूटी मुसीबतों का इल्म हो चुका था। उसके हुक्म से रहीम को आगरा ले आया गया। बादशाह ने बहुत मोहब्बत और एहतराम के साथ उसका इस्तकबाल किया। किले में ही उसकी परवरिश होने लगी और उसे मिर्जा यानी शहजादे का खिताब अता किया गया। रहीम बड़ा होनहार बच्चा था। बाप की जानिब से शिया और मां की जानिब से सुन्नी अकाईद पाने वाला रहीम बड़ा होकर मजहबी रवादारी और वसीउल मशरबी का संगम बन गया। दूरंदेशी, इल्म, दोस्ती और ईरानी तहजीब व अक़दार उसे बाप की जानिब से विरसे में मिले और मां की जानिब से राजपूती शुजाअत और ठेठ हिंदुस्तानी तहजीब, नीज खुद कुशादा दिल और वसीउल मशरब अकबर ने उसकी तालीम और तरबियत का एहतराम किया। रहीम पर अकबर के उसूलों की अनमिट छाप भी पड़ी। इन सब की आमेजिश से रहीम की शख्सियत निखर गई और एक बेनजीर शख्स और शायर तारीख ने हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया। डॉक्टर अर्जुमंद आरा के मुताबिक रहीम ने न सिर्फ लोगों को अच्छा इंसान बनने की जानिब रागिब किया, बल्कि तख्लीकात की रोशनी में वो सही मानों में गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार थे। रहीम जैसे शायरों को, रहीम हो, कबीर हो, खासतौर से आज के दौर में फिर बार बार पढ़ने और याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर ऐसे शायर हैं जो जिन्होंने इंसानियत का जश्न मनाया है, लोगों को बेहतर इंसान बनने की तरफ रागिब किया है, उन खूबियों को उजागर किया है, लोगों को याद दिलाया है जिनसे एक बेहतर माशरे की तश्कील हो सकती है। अगर आप याद करें तो 16वीं सदी का ज़माना जो तुलसीदास का भी है, कबीर का भी है, वो ज़माना ही अपने आप में भक्ति आंदोलन का और तसव्वुफ का ज़माना था। इसी में अगर गौर करें तो ये अकबर ने भी जो दीन इलाही चलाया था, एक तरह से उसमें बहुत से मज़ाहिब के बेहतरीन उसूलों को शामिल किया था। तो सारा जोर, चाहे वो मुक़्तदर तबके का हो, चाहे वो अवाम का हो, सारा जोर बेहतर इंसान बनने पर था। तो उसी दौर की पैदावार हैं रहीम, और उनकी शायरी में भी, हालांकि वो अकबर के नौरत्नों में शामिल थे, इसके बावजूद उनकी शायरी से कहीं नहीं लगता कि वो किसी बहुत आला तबके से हैं। यही लगता है कि वो अवाम के बीच में रहते हैं, अवाम के शायर हैं। तारीखदानों ने रहीम की इब्तदाई तालीम पर रोशनी नहीं डाली। सिर्फ मासिरे रहीमी में ये जिक्र मिलता है कि मिर्जा खान की तालीम के लिए अंदीजान से एक मारूफ मौलवी मुल्ला मोहम्मद अमीन को बुलाया गया। गालिबन फारसी, अरबी और तुर्की की तालीम रहीम को उन्हीं से मिली होगी। अलबत्ता रहीम ने संस्कृत, हिंदी और हिंदू मत और तहजीब का गहरा इल्म कहां से हासिल किया, इसका कोई सुराग नहीं मिलता। अकबर के दरबार में संस्कृत के आलिमों और पंडितों को जो तौकीर हासिल थी, अरबी फारसी के आलिम और संस्कृत के विद्वान जिस तरह साथ बैठकर वेदों के तर्जुमे करते थे, इस माहौल में हिंदू तहजीब और संस्कृत जबान के लिए रहीम के दिल में मोहब्बत का पैदा हो जाना एक फितरी बात थी। रहीम के एक मुहक्किक डॉक्टर समर बहादुर सिंह का कहना है कि दरबार में गंग कवि से रहीम को खास लगाव था। वो संस्कृत के बड़े विद्वान थे। मुमकिन है रहीम ने उन्हीं से संस्कृत की तालीम पाई हो और गंग कवि ने उनके दिल में हिंदी शायरी की मोहब्बत का बीज बोया हो। अकबर के नौरत्नों में शामिल होने के बावजूद भी रहीम की शायरी आम लोगों की तर्जुमान रही, और यही वजह है रहीम की मकबूलियत की भी। ये कहना है प्रोफेसर अली जावेद का। अब्दुल रहीम खाना का कि इनका जमाना जाहिर है ये अकबर के नौरत्नों में थे, लेकिन उसके साथ साथ खाना का ताल्लुक जो है वो एक अवाम और दरबार के बीच की कड़ी के तौर पे भी हम खाना को देख सकते हैं, इसलिए कि ये वो जमाना है जो उसी जमाने में तुलसीदास भी शायरी कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि उस जमाने में भी दरबार में रत्नों में, नवरत्नों में से एक होने के बावजूद वो उसी तरह से अवाम से अपना रिश्ता कायम रखते हैं। दूसरे ये कि इनके दोहे आप अगर पढ़ें तो इनके दोहे न सिर्फ ये कि सबक आमोज हैं, बल्कि समाजी अक़दार की बेहतरीन मिसाल जो है वो भी पेश करते हैं। कह रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, वो डोलत रस आपनो उनके फाटत अंग। बुनियादी तौर पे जो है हम ये देखते हैं कि इनकी शायरी को पढ़ने के बाद उर्दू
یا ہندوستانی زبان کے ابتدائی دور کی جو ایک زبان نشو نما پا رہی تھی، وہ زبان اس کی ایک جھلک جو ہے رحیم کے دوہوں میں دیکھنے کے لیے ہمیں ملتی ہے. چونکہ ان کے جتنے جو بھی شاعری ہے وہ اردو رسم الخط میں ہے، اس کو ہم اردو کا ابتدائی زمانہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ اردو والوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے رحیم کو اردو کے شاعر کے طور پہ تسلیم نہیں کیا. اگر اردو کے شاعر کے طور پہ رحیم ہیں، کبیر ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اردو کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو اس پس منظر میں عبدالرحیم خانِ خانہ کی شاعری کو دیکھنا چاہیے، اور ابھی وقت ہے کہ ہم اردو والوں کو عبدالرحیم خانِ خانہ کی شاعری پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان کی معنویت کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم ان تمام چیزوں پہ دھیان دیتے ہیں تو ہمارا اردو کا ذخیرہ جو ہے وہ اور بھی مالا مال ہوگا. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ رحیم کو سنسکرت زبان اور ہندو تہذیب کا اتنا گہرا علم تھا کہ اس کی تعریف و توصیف بہت سے لوگوں نے درج کی. راجستھانی گرنتھ ونش بھاسکر کے خالق سورج مل نے خانِ خانہ کے شاستروں کے علم کو راجا بھوج کے مقابل بتایا اور انہیں عربی اور فارسی کا اتھا ساگر لکھا. وہ ایک بڑے عالم، سچے شاعر اور بہادر سپاہی تھے. محض 19 برس کی عمر میں خانِ خانہ نے گجرات پر فتح پائی اور وہاں کے صوبیدار مقرر ہوئے. انہوں نے کئی بغاوتوں کی سرکوبی کی، سندھ، احمد نگر اور دکن کے کئی صوبوں کو فتح کیا. انہیں رنتھمبور، جونپور اور کالپی میں جاگیریں عطا کی گئیں. اکبر کے بعد جہانگیر کے دربار میں بھی رحیم کو عزت و رسوخ حاصل رہا، لیکن جہانگیر کے بیٹے پرویز اور مراد ان سے حسد کرنے لگے اور انہیں ستایا جانے لگا. جب رحیم شاہجہاں کے ہمنوا ہو گئے تو نور جہاں ان سے ناراض ہو گئیں کیونکہ وہ اپنے داماد شہریار کو ولی عہد بنوانا چاہتی تھیں. یہیں سے رحیم کے برے دن شروع ہوئے. ان کے بیٹے اور داماد کو قتل کرا دیا گیا اور وہ خود جیل میں ڈال دیے گئے. انتقال سے 1 برس پہلے انہیں قید سے نجات ملی اور جہانگیر نے رحیم کو اسی مہابت خان کی سرکوبی کے لیے بھیجا جس نے جہانگیر کے حکم سے انہیں قید کیا تھا. مہابت خان کو شکست دے کر جب وہ دارالسلطنت کو لوٹے تو تھک چکے تھے اور 72 برس کی عمر میں وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. ایک سنسکرت شلوک میں اپنی تکلیفوں اور مسائل کی شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے کیا کیا کردار نہیں نبھائے، کون کون سے سوانگ نہیں بھرے. اے شری کرشن، میرے سوانگ اور اداکاری سے اگر آپ کا دل خوش ہوا ہو تو اب مجھے نجات دو، اور اگر میرا کوئی سوانگ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو مجھے حکم دو کہ اب اور سوانگ نہ بھروں. اس پر پابندی لگا دو تاکہ میں سہج ہو جاؤں. رحیم کے عہد کا تجزیہ کرتے ہوئے ہندی نقاد ودیا نواس مشر نے رحیم گرنتھاولی میں لکھا ہے کہ بھکتی کا دور دراصل ہندو نو جاگرن کا نہیں بلکہ آدمیت کی بیداری کا دور تھا. مقتدر طبقے میں پیدا ہونے والے رحیم اور رسخان جیسے اعلیٰ پائے کے شاعروں میں اعلیٰ جذبوں نے جنم لیا. مسلمان رہتے ہوئے بھی ان میں بھکتی اور تصوف کی ایسی آمیزش تھی جس میں کٹر مذہب پرستی کے لیے کوئی گنجائش پنپ ہی نہیں سکتی تھی. رحیم قدیم روایتوں کے پاسدار ہیں اور ان کی شاعری سماجی تانے بانی کی بے حد نازک شاعری ہے. ایسا ماننا ہے پروفیسر اپوروانند کا. رحیم خان خانہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس وقت کو ہم عام طور پر مانتے ہیں کہ وہ ہندوستان کا اندھیارا وقت تھا، کئی لوگ اسے ڈارک پیریڈ کہتے ہیں، اس سمے دیکھیں گے ہندوستان میں شاعری پھل پھول رہی ہے اور شاعری ہر قسم کی پھل پھول رہی ہے، جس کو آپ ہندوستان کی زبانیں کہتے ہیں، اودھی اور برج اور راجستھانی، ان میں اور کھڑی بولی اپنے ڈھنگ سے ابھر رہی ہے. اور جتنے شاعر ہیں جن میں رحیم بہت ہی اہم نام ہے، یہ سارے شاعر ہندوستان کو زبان دے رہے ہیں اپنے ڈھنگ سے. اور امرتیہ سین اسی لیے کہتے ہیں کہ دراصل ہندوستان میں وبھاجن تھا نہیں بلکہ سمجھنے کی ایک اچھا تھی، ایک تڑپ تھی، اور ان کا مسلمان ہونا ایک تتھیہ ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ جو ہندوستانیت وہ پیدا کر رہے ہیں اس کو دوسرے لوگ بھی قبول کرتے ہیں. ان کے جو سمکالین کوی ہیں، وہ چاہے تلسی ہوں یا کوئی اور ہوں، جو وبھاجن
हमने बाद में पैदा कर दिया है, मध्यकाल में वो नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हम अगर किसी की आलोचना कहते हैं कि ये मिडीवल माइंडसेट है ना, मध्यकालीन दिमाग है, तो ये गलत आरोप है, क्योंकि मध्यकालीन दिमाग आपको रहीम में मिलेगा, मध्यकालीन दिमाग आपको तुलसी में मिलेगा, मध्यकालीन दिमाग कबीर में मिलेगा। और ये सब बहुत ही आज़ाद ख्याल लोग हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको जो धार्मिक हैं, लेकिन धर्म और संस्कृति के बीच जो एक नाजुक रिश्ता है उसको भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। यानी होली खेलने से कोई परहेज नहीं है। अभी इस बात पर हंगामा कई लोग कर सकते हैं कि आप होली खेलूंगे कह बिस्मिल्लाह, में होली और बिस्मिल्लाह ये दोनों शब्द एक, बुल्ले शाह ये कह सकते थे। इसलिए ये सारे लोग एक रिवायत के लोग हैं, और उस रिवायत को हमें समझने की जरूरत है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर रहीम की तरह मध्यकालीन होना हो तो मैं मध्यकालीन होना पसंद करूंगा, आधुनिक होने की जगह। देखिए, रहीम का जो एक दोहा सबसे ज्यादा याद आता है वो है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। और ये बहुत गहरी बात है। ये धागा बहुत नाजुक होता है, दो समुदायों के बीच, दो लोगों के बीच। हमें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, तशद्दुद है, हिंसा हो गई, रिश्ते बहाल हो जाएंगे। नहीं, रहीम इसमें कहते हैं गांठ रह जाती है। और ये जो धागा है इसकी नज़ाकत को समझना बहुत ज़रूरी है। इतनी गहरी काव्यात्मकता मुझे बहुत कम लोगों में दिखलाई पड़ती है, क्योंकि आमतौर पर हमें लगता है कि समझौता हो जाएगा, हम सारे लोग फिर से एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे, लेकिन ये जो गिरह रह जाएगी इसकी तरफ एक शायर ही इशारा कर सकता है। रहीम के मुख्तलिफ औसाफ बयान करते हुए विद्यानिवास मिश्र कहते हैं कि उनकी शख्सियत गैर मामूली थी। बहादुर इतने के 16 से 72 बरस की उम्र तक उन्होंने बहुत सी मुश्किल लड़ाइयां जीती। फयाज इतने के अगर किसी ने कह दिया कि उसने 1 लाख अशरफियां आंख से नहीं देखी तो उसे 1 लाख अशरफियां अता कर दी। इनके साथ का यह आलम कि जब देने के लिए हाथ बुलंद करते तो नजरें नीचे कर लेते। लोग इसकी वजह पूछते तो जवाब देते, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर धरें, याती नीचे नैन। यानी लोगों को वहम है कि मैं देता हूँ जबकि देने वाला कोई और है, इसी बायस शर्मिंदगी से निगाहें नीची कर लेता हूँ। कई जबानों पर इतनी महारत के अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी, उर्दू और संस्कृत में शायरी करते थे। इन सब जबानों में वो बैक वक्त तर्जुमे करते थे। 16 बरस की उम्र में तुर्की के बाबरनामा का फारसी में तर्जुमा मुकम्मल कर लिया था। लेकिन साथ ही तकदीर के उतार चढ़ाव का ये हाल कि बचपन में ही बाप के साए से महरूम हो गए, लेकिन शहजादों की तरह परवरिश पाई। जिंदगी में बहुत इक़्तिदार देखा, लेकिन आखिरी उम्र में जहांगीर और शाहजहां के आपसी तनाजे में इस तरह पिसे कि जिंदा में डाल दिए गए। उनके अजीज बेटे दाराब का सर काटकर थाल में सजाकर जेल में उन्हें पेश किया गया। उनके 2 बेटे, 2 दामाद और पोते उनकी आंखों के सामने कत्ल कर दिए गए। भक्ति की ऐसी लगन के अपना एक मजमुआ ही श्री कृष्ण की मोहब्बत में तख्लीक किया और दूसरे शायरों को ये एतराफ करने पर मजबूर कर दिया कि रहीम जैसे मुसलमान कृष्ण भक्त पर हजारों हिंदू कुर्बान जाएं। उनके अजदाद ईरान से आए थे, मगर हिंदुस्तानियत का रंग इतना गहरा चढ़ा था कि अपना दिल उन्होंने मुख्तदर जबानों की शायरी को नहीं बल्कि ब्रज, अवधी और खड़ी बोली की शायरी में रमाया। खुद सारी जिंदगी दरबार में और जंगों में गुजारी, लेकिन गुफ्तगू आवाम से की। रहीम ने अपनी उम्र का एक हिस्सा ब्रज के इलाके में गुजारा, लेकिन उनकी भाषा पर ब्रज से ज्यादा अवधी का रंग चढ़ा था। हिंदी शेरी असनाफ की रवायत के मुताबिक उन्होंने दोहे, कबत, बरवे, सोरठे और सवैये कहे। संस्कृत में भी उनकी शेरी तख्लीकात मिलती हैं और फारसी में भी एक दीवान है। इल्मे नुजूम पर उनकी एक मुस्तकिल तसनीफ खेवट गौतुकम है, जिसमें संस्कृत, फारसी और हिंदी तीनों जबानों की आमेजिश है। हिंदुस्तान की अदबी तारीख में रहीम की शोहरत अपनी सहज कविता यानी सादा फितरी शायरी के सबब ही है। हिंदी के नक्काद ये मानते हैं कि तुलसी के बाद अगर किसी ने सहज कविता लिखी है तो वो रहीम ही है। तुलसीदास जी से रहीम की नजदीकी रिश्तों का जिक्र करते हुए
प्रोफेसर मैनेजर पांडे कहती हैं कि रहीम का असर न सिर्फ अदब पर बल्कि उस वक्त की अजीम शख्सियत तुलसीदास जी पर भी बहुत गहरा पड़ा। हिंदी के महाकवि तुलसीदास से रहीम का बहुत गहरा संबंध था, आत्मीयता थी, दोस्ती थी। उसका एक सबूत ये है कि एक कोई पंडित गरीब तुलसीदास से गया कुछ मांगने कि हमारी बेटी की शादी है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, कुछ दे दीजिए। तो उनके पास भी क्या था, साधु आदमी, लेकिन वो जानते थे कि रहीम किसी को अपने यहाँ जो मांगने आता था उसको खाली हाथ नहीं लौटाते। तो तुलसीदास ने आधा दोहा लिखा कि सुरतीय नरतीय नागतीय, माने देवताओं की स्त्रियां, मनुष्यों की स्त्रियां और नागों की स्त्रियां भी यह चाहती हैं। उसके बाद से आधा दोहा छोड़ दी। उस पंडित को कहा कि यह लेकर तुम रहीम के पास जाओ। रहीम ने वह पढ़ा और रहीम ने जो दोहे की पूर्ति की वो अद्भुत है। रहीम ने उसमें जोड़ा, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत हो। माने वो औरतें चाहती ये हैं कि हमारा बेटा तुलसी की तरह हो, उसको लेकर वो प्रसन्न खुश होकर वो घूमती। अब इसमें एक बड़ी भारी बात ये है कि हुलसी शब्द का दोनों मतलब है। हुलसी का कुछ लोगों ने उसको संज्ञा माने नाउन बना दी और कहा ये कि ये तुलसीदास की माँ का नाम है। अब आज तक हिंदी साहित्य के इतिहासों में और किताबों में तुलसीदास की माँ का नाम हुलसी ही चलता है, पर प्रमाण उसका कोई नहीं है रहीम के उस दोहे के अलावा। वो हिंदी के छंदों के मास्टर थे रहीम, एक छंद के नहीं, माने जिसके मास्टर थे दोहे के, उसके अलावे बरवे के मास्टर भी। तो उनका बरवे में एक ग्रंथ है लिखा हुआ, वो ले जाके किसी ने तुलसीदास को दिखाया तो इतने प्रसन्न हुए कि उसके देखा देखी स्वयं बरवे में अपनी कविता लिखी उन्होंने। इसलिए रहीम का लोक जीवन पर ही नहीं, तुलसीदास जैसे बड़े कवि पर भी असर पड़ा। इससे ज्यादा बड़ी बात कोई किसी के बारे में हो नहीं सकती। उनका जो काव्य है वह साहित्य की अमूल्य निधि है। ऐसी कविता है, शायरी है वो, जिसकी तुलना कबीरदास, तुलसीदास, आगे के दिनों में नजीर अकबराबादी आदि से ही की जा सकती है, साधारण कवियों से नहीं। उनकी शायरी का सफर आग से गुजरने का सफर है, जिसमें कई पड़ाव हैं। पहले पड़ाव की शायरी में नायिका भेद और नगर शोभा दो अहम तख्लीकात हैं। नायिका भेद में इश्क के मुख्तलिफ पहलुओं और कैफियतों का बयान है। सजना सवरना, चाहत, लगन, छल कपट, हसद, इंतजार, राग रंग और दिल की ना तमाम हसरतें। नगर शोभा में मुख्तलिफ इलाकों, तबकों और जात बिरादरियों की औरतों की तस्वीर कशी है। बंजारी झूमत चलत जहरी पहरे पाए, वाके जहरी के सबद विरही जयहर जाए। यानी पांव में झांझर पहने बंजारी चली जा रही है। झांझर की आवाज से वो महजूरों के दिल अपने बस में कर लेती है। इसके बाद रहीम की शायरी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, जिसमें जिंदगी के तल्खो शीरीं तजुर्बात और दिनों के उलटफेर का बयान है। गहरे मुशाहिदे और तजर्बों पर मबनी इस शायरी को नीति काव्य यानी अखलाकी शायरी कहा जाता है। ये शायरी उन्होंने दोहों और सोठों के रूप में की है। नीति काव्य में रहीम को मकाम हासिल है जिसके सामने उनकी बकिया तख्लीकात का रंग फीका पड़ गया है। नीति काव्य के ताल्लुक से मारूफ अदीब जनाब जानकी प्रसाद शर्मा कहते हैं कि रहीम बेदार करते थे समाज में रहकर अमल के जरिए। रहीम को नीति
کا بہت بڑا شاعر مانا جاتا ہے. نیتی یہ انگریزی کے پالیسی کے معنی میں نہیں ہے, نیتی اخلاق کے معنی میں. اخلاق کی شاعری کرنے کے معنی یہ ہے کہ دیکھیے بہت بڑی بات ہے, گہرائی سے آپ دیکھیے کہ دراصل یہ اخلاق کی ضرورت تو سب کو ہے, ہر انسان کے لیے ہے. رنگ, نسل اور مذہب سے پرے جو انسان ہے اس انسان کے لیے اخلاق کی ضرورت ہے. اور اخلاق کے انحطاط, اس کی تنزل, اس کی گراوٹ جہاں جہاں سماج میں نظر آتی ہے وہاں پر کسی مذہب کی بات نہیں ہے. رحیم کے جو نیتی کے جو دوہے ہیں یعنی وہ اخلاق کے دوہے ہیں, اور اس کی ضرورت ایک ہندو کو بھی ہے اور ایک مسلمان کے لیے بھی ہے, سب کے لیے اس کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر جو رحیم اوچھو بڑے تو اتی ہی اترائے, پیادے سے فرضی بھیو ٹیڑو ٹیڑو جائے. رحیم نے فلسفہ نہیں جھاڑا, وہاں زندگی ہے اور وہاں فلسفہ زندگی میں سے نکل کے آ رہا ہے اور آئندہ وقتوں میں بھی رہے گی. تو رحیم کی جو معنویت ہے, جو ریلیونس ہے, وہ عہد وسطیٰ میں جتنی تھی اس سے زیادہ کہیں آج ہے. سنسکرت کا ان کا ایک بہت مشہور شلوک میں آپ کو سناتا ہوں, وہ مجھے زبان زدی ہے. رتنا کرو استی سدنم گرہنی چ پدما کم دیم استی بھوتے جگدیشورائے. 17ویں صدی کا جو دور ہے یہ دور ہے رحیم کا وراثت. اس دور تک قلی قطب شاہ ہو چکے ہوتے ہیں. رحیم سے کچھ پہلے ملک محمد جائسی ہو چکے ہوتے ہیں. 1540 میں پدماوت آیا, لکھا گیا. میں تو ایسا مانتا ہوں اس وقت جس زبان کو ہندی کے طور پر جانا جاتا تھا اور ہندوی کے طور پر جانا جاتا تھا اسے اردو نام نہیں ملا تھا, صرف اتنا ہے, لیکن وہ زبان اردو ہی تھی. کہ میں رحیم کی شاعری کو اردو کی ہی شاعری مانتا ہوں اتنی جتنی وہ ہندی کی شاعری ہے. وہ مصحفی کے شعر میں پہلی بار جا کر ملتا ہے. 1751 کا لکھا ہوا بتاتے ہیں فاروقی صاحب شعر کو. تو 1751 سے پہلے اس زبان کو لفظ اردو نہیں ملا تھا, لیکن جس زبان میں بھکتی کی شاعری ہوئی وہ اس زبان کے لیے ہندوی کہا جاتا تھا, برج بھاشا اور اودھی اس کے لیے کہا جاتا تھا, لیکن اس کی جو ساخت ساری کی ساری ہے وہ اردو کی ہی تھی. ایک دوہے میں وہ بتاتے ہیں دوست اور دشمن کی پہچان 3 طرح سے ہوتی ہے. آپ کسی سے مغلوب ہو جائیں, کسی کے پڑوس میں بسیں یا کسی معاملے میں پھنس جائیں. رحیمن 3 پرکار تی ہت انہت پہچان, پر بس پرے پروس بس پرے معاملہ جان. رحیم انسان کے بڑکپن کی پہچان یہ بتاتی ہیں کہ اس میں برداشت کا ظرف کتنا ہے. جس طرح کوئی گریدھر یعنی کوہسار اٹھانے والے کرشن کو مرلی دھر کہتا ہے تو وہ اس سے ناراض نہیں ہو جاتے. جو بڑین کو لگھو کہیں نہیں رحیم گھٹ جاہیں, گریدھر مرلی دھر کہیں کچھ دکھ مانت نہیں. رحیم کی سب سے اہم شاعری وہ ہے جو آفاقی اقدار کے حامل ہے. سوکتی یعنی ایسے اشعار جن میں ایسی پرمغز باتیں کہی گئی ہوں جو زندگی کے گہرے مشاہدے اور تجربے سے ابھرتی ہیں. رحیمن پانی راکھیے بن پانی سب سون, پانی گئے نہ اوبرے موتی مانس چون. لیکن اس عظیم و کثیر جہت شخص اور شاعر سے ادبی تاریخ نے انصاف نہیں کیا. نام نہاد ادب نوازوں نے ان کی یاد میں کوئی اکادمی نہیں بنوائی. عبدالرحیم خانقانہ کا مزار نظام الدین دلی میں ہے. نقادوں نے انہیں اتنی اہمیت نہیں دی جس کے وہ حقدار تھے, اور اردو کے تاریخ نویسوں نے یکسر نظر انداز کر دیا. مورخوں نے ہر اس شاعر کو اردو ادب سے باہر کر دیا جس کے ہاں ہندوستانی طرز زندگی اور ہندوستانی خلیے کا رنگ گہرا تھا اور جو فارسی روایت سے کٹی ہوئی تھی. جائسی, رحیم, رزخان, کبیر, میرا, سور اور تلسی جیسے شاعر کسی نہ کسی طرح کے نظری تعصب یا اردو ہندی سیاست کا نشانہ بن گئے اور اردو کو ایک بڑی وراثت سے محروم ہونا پڑا. عبدالرحیم خانقانہ نے دکنی شاعری کو تو اردو کی وراثت مانا, لیکن رحیم اور کبیر کی سیدھی سادی کھڑی بولی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. کبیر محض اسی لیے نظر انداز کر دیے گئے کہ وہ اسی ذات پات اور دھرم کے نظام کو توڑنا چاہتے تھے جس کے نمائندہ یہ تاریخ نویس رہے ہیں. انہوں نے ابتدا میں نظیر تک کو نظر انداز کر دیا محض اس لیے کہ انہوں نے عوام کو اور عوامی زندگی کو اپنی شاعری کا مرکز بنایا تھا. آج ضرورت ہے کہ تاریخ پر نظر ثانی کی جائے اور عوامی روایت کو نظر انداز کرنے والے تاریخ دانوں کو چیلنج کیا جائے تاکہ اردو کی سچی روایت کی
از سر نو تلاش کی جا سکے، جس میں یقیناً کبیر اور جائسی کے ساتھ عبد الرحیم خانِ خانہ کو بھی اہم مقام ملے گا اور انہیں اردو کی روایت کا ایک درخشاں ستارہ تسلیم کیا جائے گا۔ اب رحیم مشکل پری گاڑے دو کام، اب رحیم مشکل پری گاڑے دو کام، سانچے سے تو جگ نہیں جھوٹے ملے نہ رام، سانچے سے تو جگ نہیں جھوٹے ملے نہ رام، جھوٹے ملے نہ رام، جھوٹے ملے